हर चीज को आप हतमी तौर पे तो नहीं कह सकते, लेकिन लगभग सूरत-ए-हाल ऐसी है। डोनाल्ड ट्रंप की बातों से तो ऐसा ही लगता है कि वो अपनी दुकान चमकाना चाहते हैं, बाकी दुकानें बंद करना चाहते हैं। देखें, सबको हक है इस दुनिया के अंदर कि वो कारोबार करे। अभी स्पेन गया है, चाइना में स्पेन का प्राइम मिनिस्टर चाइना पहुंचता है, वहां जाके बातचीत करता है, उनके साथ तिजारत की बातचीत आगे बढ़ाता है। अमेरिका डरा रहा है यूरोपीय ममालिक को कि डरो चाइना से, वो तुम्हें खा जाएगा, बहुत बड़ा जायंट है। लेकिन यूरोपीय ममालिक के लिए अगर चाइना की मार्केट खुल जाती है तो फिर तो यूरोपीय ममालिक के लिए कोई घाटे का सौदा नहीं है। देखिए, तजारती खसारा दूर करना पड़ेगा। अगर चीन अपनी मसनूआत को यूरोप में भेजना चाहता है तो फिर यूरोपीय मसनूआत के लिए अपने दरवाजे भी खोलेगा, और इसी तरह एक बहुत बड़ी मार्केट यूरोप को मैसर आ जाएगी। दुनिया की सबसे बड़ी आबादी है। तो अमेरिका अपने करीबी इत्तेहादियों को दूर कर रहा है, और उसका एक तरीकाकार हमेशा से रहा है कि डराओ और हुकूमत करो, लोगों को खौफजदा करो और हुकूमत करो। वो रशिया और चाइना से लंबे अरसे से लोगों को डराता रहा है, लेकिन अगर बातचीत करें और तिजारत करें और तिजारती रास्ते खोलें तो दुनिया तरक्की भी कर सकती है। लेकिन बहुत दूर बैठे हुए अमेरिका को यह बात गवारा नहीं है कि अमेरिकन इन्फ्लुएंस के बाहर दुनिया तरक्की करे। अब चीनी वजीर दिफा जो है, उन्होंने स्टेटमेंट दिया अमेरिका को खबरदार करते हुए कि चीन के ईरान से तिजारती और तवानाई के मुआहदे हैं, चीन इन मुआहदों का एहतराम करेगा और दूसरों से भी तवक्को करता है कि वो हमारे मामलात में दखल अंदाजी ना करें। एडमिरल डोंग जुन, ये वजीर दिफा हैं चाइना के, उन्होंने कहा कि आबना हुर्मुज ईरान कंट्रोल करता है और वो हमारे लिए खुली है। चीन के बहरी जहाज आबना हुर्मुज से गुजर रहे हैं। चीनी वजारत खारजा ने स्टेटमेंट दिया कि अहम आबी रस्ते को महफूज, मुस्तहकम और बिला रुकावट रखना बैनुल-अक़वामी बरादरी के मुश्तरका मफाद में है। चीन तवानाई के तहफ़्फ़ुज़ और फराहमी के लिए तमाम फरीकैन के साथ काम करने के लिए तैयार है। इस्लामाबाद में मुज़ाकरात का आगाज सूरत हाल बेहतर बनाने की जानिब एक कदम है। उम्मीद है फरीकैन जंगबंदी की पासदारी करेंगे। बरतानिया और ऑस्ट्रेलिया ने भी आबना हुर्मुज की नाकाबंदी की मुखालफत की है, जबकि तुर्की और जापान ने तनाज़े को सफारतकारी से हल करने का मशवरा दिया। ये खबर मैं आपको पढ़ के सुना रहा था, लेकिन मामला यह है कि चाइना ने कैटेगोरिकली कह दिया कि हमारे जहाज तो ना रोकना भैया, अगर हमारे जहाज रोकोगे तो हम रिएक्ट करेंगे। लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि क्या अमेरिका यह रिस्क ले सकता है कि बड़े बड़े ममालिक के बहरी जहाजों को समंदर में रोकने की जरूरत करे? खासतौर पर अमेरिका रोक दे चीनी जहाजों को, रूस के जहाजों को, जापान के जहाजों को, कोरियन जहाजों को, और इसके अलावा भारतीय और पाकिस्तानी जहाजों को रोक दे अमेरिका, या यूरोप की तरफ जाने वाले जो बहरी जहाज हैं जिनके अंदर उनका माल जा रहा है उनको रोक दे, फ्रांस को, जर्मनी को, बाकी ममालिक को। तो ये इतना आसान नहीं है अमेरिका के लिए। लेकिन अगर अमेरिका ये रोकता है तो वो अपने मुखालिफिन की तादाद में इजाफा करेगा, इससे उसके मुखालिफिन कम नहीं होंगे। ट्रंप बार बार कह रहा है, बल्कि चाइना को ट्रंप ने कहा कि अगर चाइना को कोई प्रॉब्लम है तो अपने खाली जहाज ले आए और आकर हमसे भर के तेल ले जाए। हमारे पास बड़े बड़े जखायर हैं, हमारे पास सऊदी और रूस से बड़े जखायर हैं, और वेनेजुएला का तेल भी हमारे पास है। अब आपको समझ आ रही है कि डोनाल्ड ट्रंप ने ये सारा खेल खेला कैसे। तो अरब ममालिक को क्या मिला? सबसे बड़ा सवाल यह है, अरब ममालिक का तो भट्टा ही बैठ गया ना। फिर भाई तेल बिकेगा अमेरिका का, अरब ममालिक ने पैसा दिया अपनी हिफाजत के लिए अमेरिका को, अमेरिका ने उसी पैसे को इस्तेमाल करते हुए इसराइल की हिफाजत की, और अरबों की हिफाजत का वक्त आया तो अरबों के गिले शिकवे बीच में रह गए। आज अरबों का तेल बंद है और अमेरिका कहता है आओ हमारा तेल खरीद लो। यहां से भी पैसा ले लिया, वहां से भी पैसा ले लिया, इसराइल को भी राजी कर दिया, अपना तेल बेचने के लिए मार्केट भी कर लिया कि हमारा तेल अब आप खरीद लीजिए। तो ईरान ने ऐसे में एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिया है, और ईरान ने यह कहा कि ईरानी बंदरगाहों को अगर खतरा हुआ या अगर ईरानी बंदरगाहों के ऊपर हमला किया गया तो इसके बदले में खित्ते में किसी की भी बंदरगाहें महफूज नहीं रहेंगी। अब ये ईरान ने अगर कहा है तो उसने माजी में करके दिखाया। ये ऐसा हमने बार बार होता हुआ देखा कि जब जब ईरान ने कहा कि अगर हमारे फलां चीज के ऊपर अटैक किया तो उसके जवाब में हम ये करेंगे, तो ईरान ने वो करके दिखाया। ईरान के जो वजीर खारजा अब्बास अरागची, उन्होंने कहा इसराइली रियासत को उनके शैतानी इकदाम के नतीजे में तीसरी आलमी जंग शुरू होने से पहले ही खत्म कर देना चाहिए। यह उनका स्टेटमेंट है, और ऐसा ही स्टेटमेंट तुर्की ने भी दिया। कई यूरोपीय ममालिक ये कहना शुरू हो गए हैं कि जनाब हमें तो बहुत सारी चीजें अलग किस्म की बताई जाती थी, लेकिन जो आज हम होता हुआ देख रहे हैं गाजा में, लबनान में, ईरान में, और जिस तरह आबना हुर्मुज को बंद कर दिया गया है और जिस तरीके से पूरे खित्ते को आग में झोंक दिया गया है, अब जैसे डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है कि वो बाहर से बंद कर देगा, कि तुम अंदर से कुंडी लगाओ हम बाहर से कुंडी लगा लेंगे। तो ये जो डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी है, इससे डोनाल्ड ट्रंप के मुखालिफिन में इजाफा हो जाएगा। ईरान ने एक वीडियो भी जारी की है
और ये पासदारान इनकलाब ने अमेरिकी जो बहरी जहाज आए थे, जो फाइटर बहरी जहाज थे अमेरिका के, जब वो आबना हुर्मुज़ के करीब आए तो पासदारान इनकलाब ने बाकायदा एक वार्निंग भेजने की वीडियो जारी की और उसमें दिखाया कि किस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप का दावा गलत था। जब अमेरिकी जहाज ईरान के बिल्कुल करीब पहुंचे, आबना हुर्मुज़ के करीब आए, तो ईरान ने उन्हें वार्निंग दी और वार्निंग देने के बाद उन्हें वापस जाने पर मजबूर कर दिया। ईरान ने काफी अच्छा बंदोबस्त किया हुआ है और जितने भी आलमी तजियाकार हैं उनका यह कहना है कि ताकत के बलबूते पे आप आबना हुर्मुज़ को कभी भी कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ईरान की वहां सरहद लगती है साथ, वो पूरे सरहद के साथ साथ है। या तो आप वहां पे कब्जा करके एक नया मुल्क बना लें, ये आप कर नहीं सकते। जमीन पे आपने अभी तक फौजी उतारे नहीं, आप उतारेंगे तो वहां पे लड़ाई हो जाएगी। वो कहते हैं 1 करोड़ से ज्यादा, ये दावा किया ईरानी सदर ने कि 1 करोड़ 40 लाख के करीब ईरानी हैं जिन्होंने अपने नाम लिखवा दिए जंग लड़ने के लिए कि वो लड़ना चाहते हैं। अब ऐसी कौम के साथ जमीन पे उतर के कौन लड़ेगा? जब सारी कौम ही लड़ना चाहती है तो आप उनके साथ जमीन पे उतर के लड़ाई तो नहीं लड़ सकते, या आप वहां नया मुल्क तो नहीं बना सकते कब्जा करके। ना वो इसराइल की सरहद के साथ लगता है कि वो लेबनान की तरह बहुत बड़ी एक वो एरिया बना लेता है कि जनाब ये बफर जोन है, इसके बीच में कोई नहीं आएगा, या हम अपने आप को महफूज बना रहे हैं। तो आबना हुर्मुज़ को कंट्रोल करना नामुमकिन है, आपको ईरान के साथ बात ही करनी पड़ेगी। नाज़रीन, नए सूबों की तश्कील के हवाले से पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट बड़ी क्लैरिटी उसके दिमाग में आ गई। वो ये चाहते हैं कि नए सूबे बने। अब इस किस्म की खबरें वो अपने सहाफियों के जरिए से मार्केट में लॉन्च कर रहे हैं कि बहुत सारे नए सूबे बन जाएंगे जिनकी तादाद दर्जनों में होगी, और उन सूबों के जरिए से एक डायरेक्ट इलेक्शन हुआ करेगा जिसमें एक सदर पाकिस्तान होगा, जिसके बाद बहुत सारे इख्तियारात होंगे और अमरीकी तर्ज की एक हुकूमत पाकिस्तान में बनाई जाएगी और सदर का इंतखाब जो है वो बराह रास्त इलेक्शन से होगा। नजम सेठी साहब ने ये बात की और लोगों ने भी ये बात की। तो इसके पीछे ना सोच एक ही है कि आसिम मुनीर साहब अपने आप को एक और लेवल ऊपर लेकर आना चाहते हैं। उनके दिमाग में यह है कि फील्ड मार्शल बनके भी मुझे दूर कुर्सी पे बिठाया जाता है, तो अगर कहीं मुझे बराबर बैठने का मौका मिल जाए आलमी रहनुमाओं के, अगर मैं सदर बन जाऊं तो कितनी ज्यादा इज्जत हो जाएगी। और एक एटमी मुल्क का सदर बनना तो ये तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन क्या वो सदर बन सकते हैं या लोग उन्हें वोट डालेंगे? लोग उन्हें वोट नहीं डालेंगे। मैं आपको यह बता देता हूं कि सनम जावेद के मुकाबले में भी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर इस वक्त इलेक्शन नहीं जीत सकते किसी एमएनए के हल्के का। जाएं जाके लाहौर में इलेक्शन लड़के देख लें। अगर आप फॉर्म 45 वाले इलेक्शन की बात करें, आप फ्री एंड फेयर इलेक्शन की बात करें, वो नहीं जीत पाएंगे। उसकी वजह यह है कि लोगों ने 8 फरवरी 2024 को जब वोट डाले थे तो वो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की नफरत में और मुखालफत में डाले थे। लोग पसंद नहीं कर रहे जो कुछ पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने पाकिस्तान के साथ किया। लोग जर्नैलों की सियासत से तंग आ गए, तो किसी जर्नैल को लोग वोट डालेंगे नहीं। लेकिन अगर सदर पाकिस्तान बनना है तो उनको धांधली करनी पड़ेगी बड़े पैमाने पर, और धांधली करके अगर वो एक निजाम कायम करेंगे तो याद रखिएगा पाकिस्तान की सूरत हाल नहीं बदलेगी। आप जो मर्जी निजाम ले आए, धांधली के साथ पाकिस्तान की सूरत हाल नहीं बदलेगी। अवाम का मैंडेट ही आपको कबूल करना पड़ेगा। जिस हुकूमत की पुश्त के ऊपर अवाम ना खड़ी हो, या अवाम की अक्सरियत कम से कम ना खड़ी हो, वो हुकूमत मुल्क नहीं चला सकती। ये बड़ी सादा और सीधी सीधी बात है। अब नए सूबे बनाना बहुत अच्छी बात है, मेरी जाती राय आप ले। इमरान खान साहब भी ये कहते थे, जो भी समझदार आदमी है वो आपको यही कहेगा कि जितने ज्यादा आप इंतजामी यूनिट्स बनाएंगे, और बहुत ज्यादा भी बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन जहां पे आपका कंट्रोल ठीक हो जाए, तो जितने आप इंतजामी यूनिट्स बनाएंगे उतना ज्यादा आप बेहतर परफॉर्म कर सकेंगे। ये हर पाकिस्तानी का मानना है जो समझदार आदमी है। कोई जिद में अड़ जाए तो अड़ जाए, लेकिन ज्यादा इंतजामी यूनिट्स बेहतर अंदाज में मुल्क को चला सकते हैं। लेकिन यह फैसला अवाम के मुंतखब नुमाइंदों को करना चाहिए, ना कि सरकारी मुलाजमीन को करना चाहिए। सरकारी मुलाजमीन अपना मफाद, अपना फायदा सोचते हैं, जबकि अवामी मुंतखब नुमाइंदे जो हैं वो मुल्क के बारे में सोचते हैं। उनकी सोच में बहुत फर्क होता है, इसीलिए पूरी दुनिया में अवाम के मुंतखब नुमाइंदे ही ये बड़े बड़े फैसले करते हैं। अब नाज़रीन, सिस्टम कोलैप्स हो रहा है, रोजाना की बुनियाद पर सिस्टम खुद बता रहा है कि वो कोलैप्स हो रहा है। पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा सूबा है वो पंजाब है। पंजाब की हालत यह है कि डॉल्फिन फोर्स जो एक बनाई गई थी पेट्रोलिंग के लिए, जबरदस्त फोर्स थी वो फोर्स, और ये बनाई भी इन्होंने खुद थी। डॉल्फिन फोर्स भी खत्म करने का फैसला कर लिया गया है। आईजी पंजाब ने डॉल्फिन एहलकारों को थानों में तैनात करने की तजवीज दी है। हतमी फैसला मरियम नवाज करेगी। वजह क्या है जनाब? तुर्की से मुतासिर होकर उन्होंने 2016 में डॉल्फिन फोर्स बनाई थी। उन दिनों में तुर्की के साथ शहबाज शरीफ के बड़े ताल्लुकात थे। शहबाज शरीफ और इसके बच्चे जो है वो रोजाना की बुनियाद पर तुर्की के दौरे करते थे, वहां से लोगों को लेकर आते थे। यहां पे चौकों के नाम जो है वो उनके लोगों के नामों के ऊपर रख दिए गए लाहौर के अंदर,
और फिर उनसे मुतासिर होकर एक डॉल्फिन फोर्स बना दी गई। वहां का मौसम और तरह का है, वो उस तरह की यूनिफॉर्म पहन सकते हैं। यहां पकड़ के डॉल्फिन फोर्स बना के उनको अजीब सा यूनिफॉर्म पहना दिया और उनको हैवी बाइक्स दे दिए, बड़े बड़े मोटरसाइकिल दे दिए। तो जो कीमती मोटरसाइकिल थे 600 के करीब, उनमें से 400 मोटरसाइकिल एक कबाड़ बन के पड़ी हुई है। अब उनका बेड़ा गर्क हो गया, दोबारा कभी किसी ने मुड़ के देखा ही नहीं। पेट्रोल जो है वो उसके 5 करोड़ रुपए के वाजबात अभी भी देने हैं। तो ये इनके पास तो पेट्रोल देने के पैसे नहीं है। इससे पहले मैंने आपको बताया कि इन्होंने अभी मेट्रो बस जो है उसकी बंदिश की धमकी आ गई है कि अगर आपने हमें पेट्रोल के पैसे ना दिए तो ये मेट्रो बस भी बंद हो जाएगी। ये इनके हालात है और लड़ रहे हैं ये इक्तदार के लिए, ताकत के लिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से जो सेक्रेटरी जनरल पीपल्स पार्टी है नैयर बुखारी साहब, उन्होंने बताया जनाब कि पीपल्स पार्टी से जजेस के नाम लिए गए थे और हमारे बैरिस्टर कमर सब्जवारी का नाम टॉप के ऊपर था, लेकिन हमारे जजों को तैनात नहीं किया गया, उनके नाम की समरी नहीं भेजी गई। तो जनाब आसिफ अली जरदारी साहब अब उसके ऊपर दस्तखत नहीं कर रहे और जजों की तैनाती नहीं हो रही। लेकिन यहां पे अब हुआ क्या, इसको जरा समझिएगा थोड़ा सा। पीपल्स पार्टी अपने जज लाना चाहती है, नून लीग अपने कारकुनों को जज लाना चाहती है। अगर पॉलिटिकल पार्टियों के कारकुन जज बनेंगे तो इंसाफ कैसे होगा और कब होगा? पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने अपने फायदे के लिए एक ऐसी आईनी तरमीम पास कर दी जिसके मुताबिक जजों की तैनाती के इख्तियारात सियासतदानों के पास चले गए और सियासी पॉलिटिकल पार्टियों के पास चले गए। अब मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने अपना काम तो निकाल लिया, लेकिन इन सियासतदानों की चांदी हो गई। अब ये अपने अपने कारकुनों को लाकर जज लगा रहे हैं। तो एस्टेब्लिशमेंट का ये वाला टाइम तो गुजर जाएगा, यानी उनको ज्यादा से ज्यादा ये इमरान खान को जेल में रखा जा सके, हमारे खिलाफ कोई फैसला ना आए, कोई हमें चैलेंज ना करे, ज्यादा से ज्यादा उनका ये मामला है ना। लेकिन ये जो जुडिशरी अब बन रही है, पूरा का पूरा इदारा तबाह हो रहा है, ये आने वाले सालों में अवाम की क्या हालत करेगा इसका किसी ने सोचा भी नहीं। इन्हें आइडिया भी नहीं था कि इन्होंने अपनी बोटी के चक्कर में अदलिया का पूरा बकरा ही जिबा कर दिया, बल्कि ऊंट जिबा कर दिया अपनी एक छोटी सी बोटी के चक्कर में कि जनाब हमें कोई ना पूछे, हमें कोई ना छेड़े। इसके बजाय आईनी तरमीम ये ले आते कि जनाब हम अनटचेबल है, हम मुकद्दस गाय हैं, हमें कोई नहीं छेड़ सकता। एक ऐसी आईनी तरमीम करवा लेते अदलिया का बेड़ा गर्क करने की बजाय। अब जो अदलिया की हालत हो गई है ना, इसकी कीमत पाकिस्तान और पाकिस्तानी चुकाते रहेंगे। बड़ा अनफॉर्चुनेट है, बदकिस्मती है पाकिस्तान की कि इन जर्नैलों ने अपने छोटे से फायदे के लिए, अपने छोटे से मफाद के लिए पाकिस्तान की अदलिया का हुलिया बिगाड़ दिया। और आज पॉलिटिकल पार्टी लड़ रही हैं किस बात पे कि मेरा जज आएगा, वो कहता नहीं मेरा जज आएगा, वो कहता जी मेरे जज का नाम क्यों नहीं दिया, वो कहते जी मेरे जज को लगाओ, मैं अपना जज लेके आऊंगा। अपने अपने कारकुनों को जज बनाकर लेकर आ रहे हैं। नादरीन, एक और ये वीडियो काफी वायरल है। इसमें कामरान शाहिद साहब है, एक जर्नलिस्ट हैं लाहौर से, और मैंने और उन्होंने एक ही चैनल में काम भी किया है। कामरान शाहिद साहब एक वीडियो में दिखा रहे हैं कि यहां पे बहुत सारी हरियाली हो गई है चोलिस्तान में, बड़ा शानदार काम हो गया चोलिस्तान में, और यहां पे हर तरफ घास लगी हुई है और यहां सब्जा लगा हुआ है। और ये उन्होंने जो यूनिफॉर्म या कपड़े उन्होंने जो पहने हुए थे वो ऐसा लग रहा था सर्दियों के हैं। मे बी ये रिकॉर्डिंग पहले हुई हो और अब उसको चलाया गया हो सकता है, क्योंकि वो मेरी इत्तला के मुताबिक छुट्टी पर थे तो उनका पुराना प्रोग्राम निकालकर चलाया गया जो उन्होंने पहले रिकॉर्ड किया हुआ था। तो ये जो घास लगी हुई है ना, इसको अल्फा अल्फा कहते हैं नादरीन। वो इसको पाकिस्तान की तरक्की बता रहे हैं कि SIFC जब बनी तो FIFC ने बनने के बाद ये जनाब यहां पे हरियाली का एक प्रोग्राम लेकर आए और ये ग्रीन इनिशिएटिव था एक बड़ा जबरदस्त किस्म का। इससे चोलिस्तान ग्रीन हो गया। असल शक्ल मैं आपको दिखाता हूं, असल मसला मैं आपको बताता हूं क्या है। जरा ये आप एक चार्ट देखिए, ये ज्यादातर जो घास लगी हुई है ना, इसको अल्फा अल्फा कहते हैं। और ये दो चार्ट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। ये पहले वाले चार्ट में जो नीले रंग के अंदर ये जो बॉक्स बना हुआ है पाई चार्ट में, ये अल्फा अल्फा है, ये पानी पीता है इतना। यानी कोई भी फसल इतना पानी नहीं पीती जितना पानी अल्फा अल्फा पीता है। ये एक आपने देख लिया, सबसे ज्यादा पानी पी रहा है अल्फा अल्फा, ये फसल पी रही है, बाकी कोई फसल इतना पानी नहीं पी रही। ये दूसरा चार्ट आप देखिए, इसमें टुकड़ों की शक्ल में है। तो यहां पे भी जो सबसे बड़ा टुकड़ा है पानी के इस्तेमाल के हवाले से, ये अल्फा अल्फा, ये सबसे ज्यादा पानी पीने वाली फसल है दुनिया के अंदर। ये जाति कहां चाहिए किसको? अरब ममालिक को अल्फा अल्फा की जरूरत है अपने मवेशियों के लिए और अपने घोड़ों के लिए, इन्हें अपने जानवरों के लिए, क्योंकि अरबों को बहुत शौक है घोड़े पालने का, उन्हें बहुत शौक है मवेशी पालने का। तो वो ये अल्फा अल्फा लगाते हैं, उन्हें इसकी जरूरत है। वो पहले अपने मुल्क में लगाते थे, फिर उन्हें पता चला कि ये जेरे जमीन पानी को बड़ी तेजी से तबाह कर रही है और लाखों करोड़ों सालों में जो पानी जमा हुआ उनकी जमीन के नीचे बारिशों के जरिए से, वो पानी अल्फा अल्फा बहुत तेजी से पी रही है। तो उन्होंने अपना ये प्रोग्राम कैंसिल कर दिए। पहले सऊदी अरब में, UAE में कई जगहों पे ये प्रोजेक्ट चल रहे थे, लेकिन फिर उन्होंने कैंसिल कर दिए और इस फसल को लगाना बंद कर दिया।
अमेरिका ने भी अपने कई इलाकों में, कई रियासतों में इस फसल को लगाने पे पाबंदी लगाई है, इसकी हौसला शिकनी की कि इसको नहीं लगाया जाएगा क्योंकि ये ज़ेरे जमीन पानी को तबाह बर्बाद कर देती है। कई मुल्कों में ये लग सकती है जहां पे पानी बहुत ही वाफर है, बारिशें बहुत ज्यादा होती हैं, वहां पे आप ये लगा सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान में पहले ही ज़ेरे जमीन पानी की किल्लत है। अरब ममालिक को ऐसे गरीब ममालिक की तलाश थी जो उनके लिए अल्फा अल्फा लगाएं, जो उनके लिए ये अजनास पैदा करें जिससे उनके घोड़े, उनके मवेशी, उनके जानवर बड़े अच्छे तरीके से पले और मोटे ताजे हो जाएं और वो उनको इंजॉय करें। तो कोई और मुल्क ये आसरा उनको दे नहीं रहा था, तो पाकिस्तान ने अपने पानी की कुर्बानी दी और उन्हें इस बात की इजाजत दी कि वो हमारे साथ जॉइंट वेंचर में यहां पे ये वाली फसल लगाएं। अब होता क्या है, ये फसल जब लगाई जाती है तो ये जमीन का पानी चूस लेती है और आप इसको जितना भी पानी दें वो इसके लिए कम होता है और ये सारा साल चलती रहती है। इसकी बार बार कटाई होती है और इसकी कटाई करके इसको स्पेशल मशीनों के साथ बंडलों के अंदर तय करके बना के ये बहरी जहाजों के अंदर लगातार अरब ममालिक में भेजी जा रही है और अब उन्हें इसको लगाने की जरूरत नहीं है। तो हम ना पाकिस्तान को तबाह कर रहे हैं, पाकिस्तान के पानी को तबाह कर रहे हैं सिर्फ इसलिए कि हमने अरबों को खुश रखना है या इस वक्त हमने पैसे कमा लेने हैं क्योंकि इसके पैसे अच्छे मिल जाते हैं अल्फा अल्फा के। और भी कई लोग प्राइवेटली ये अल्फा अल्फा उगा के, इसको बना के, इसके बंडल बना के अरब ममालिक में रवाना कर रहे थे, लेकिन अब सबसे बड़े पैमाने पर यह काम SIFC यानी पाकिस्तान की फौज के जेर इंतजाम ये वाला काम हो रहा है। अरब ममालिक ने खुद बंद कर दिया इसको उगाना, अमेरिका ने खुद बंद कर दिया इसको उगाना, दुनिया के कई ममालिक ने इनकार कर दिया हम इसको नहीं उगाते, लेकिन पाकिस्तान में हम इसे उगा रहे हैं और इसके जरिए से जेर जमीन पानी हम तबाह कर रहे हैं अपना। अब हमारा मामला यह है कि हम किस तरीके से अपना पानी बचा सकते हैं। देखिए, पानी जो है ना, वाटर इज लाइफ। पाकिस्तान के लिए आने वाले सालों में सबसे बड़ा मसला जो है वो पानी का बनने वाला है। ये सियासी मसाइल, ये एटमी मसाइल, ये जंगी मसाइल, ये जमीनी मसाइल, ये सारे कुछ भी नहीं रहेंगे जो पानी का आने वाले सालों में आपको मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। तो हमें बहुत तेजी से अपना पानी बचाना है और यह बहैसियत कौम हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हमारी हुकूमत को होश के नाखून लेने चाहिए। हमें करना क्या पड़ेगा? देखिए ना, लोग ये पूछते हैं कि जनाब आप मसला बता देते हैं, आप इसका हल नहीं बताते। तो मैं आपको यहां पे 10 चीजें बताता हूं जो आपको करनी पड़ेगी तो आपका पानी बचेगा, वरना आपका पानी नहीं बचेगा। नंबर 1, आपको भारत के साथ मामला तय करने पड़ेंगे ताकि वो आपका पानी ना रोके। उसको बाउंड करना पड़ेगा, चाहे लड़के, चाहे प्यार से, चाहे कुछ भी करके आपको भारत से अपना पानी छुड़वाना पड़ेगा। नंबर 2, आपको पानी के नए रिजर्व बनाने पड़ेंगे, रिजर्वॉयर बनाने पड़ेंगे, आपको डैम्स बनाने पड़ेंगे। देखिए, अगर आप पूरे मुल्क में हुकूमत छीन के यहां पे कायम रह सकते हैं तो आप डैम्स बना के भी कायम रह सकते हैं, चाहे वो मुतनाज़े क्यों ना हो। तो आपको वाटर रिजर्व बनाने पड़ेंगे। नंबर 3, आपको ज़रूरी जमीनों के ऊपर जो कॉलोनियां बन रही हैं ये सिलसिला आपको रोकना पड़ेगा, इसको फौरन बंद करना पड़ेगा। फिर जो पानी के कुदरती रास्ते हैं, जो पानी के बहाव का रास्ता है, जहां पुराने नाले बहते हैं, बारिशी पानी बहता है, उन रास्तों के ऊपर जो रास्ते में रुकावटें अब बनाई जा रही हैं या कॉलोनियां काटी जा रही हैं या बंद बांधे जा रहे हैं, वो बंद भी आपको खत्म करने पड़ेंगे। फिर आपको जंगलात लगाने होंगे ताकि वक्त पर मुनासिब मिकदार में बारिश पाकिस्तान में होती रहे। नंबर 6, आपको काश्तकारी के जदीद तरीकों को मुतारिफ करवाना पड़ेगा और उस पर फंडिंग करनी पड़ेगी कि जिसमें पानी कम इस्तेमाल होता है और पैदावार ज्यादा होती है। यानी दुनिया में अब काश्तकारी के ऐसे तरीके मैसर हैं जहां आप 25% पानी इस्तेमाल करते हैं और दुगनी पैदावार हासिल करते हैं। यानी आप जितनी पैदावार हासिल कर रहे हैं, आप फर्ज करें आप 1000 लीटर पानी में जितनी पैदावार हासिल कर रहे हैं उससे दुगनी पैदावार आप 250 लीटर पानी में हासिल कर सकते हैं। दुनिया में इस किस्म के जदीद तरीके जो हैं वो काश्तकारी के अपना लिए गए हैं। पाकिस्तान को उन पे काम करने की जरूरत है। फिर बोरिंग पर पाबंदी लगाई जाए, खास तौर पे उस बोरिंग के ऊपर के जमीन से आप बोर करके पानी निकाल लेते हैं, जिसका दिल करता है जहां मर्जी बोर करता है पानी निकाल लेता है। आप बोरिंग पर पाबंदी लगाएं, खास तौर पे उन जगहों पे जहां पे फ्लड इरिगेशन करते हैं, यानी बोर करते हैं, पानी को इकट्ठा करते हैं, टैंकी में इकट्ठा छोड़ते हैं, पानी बहता हुआ जाता है फसलों में, ऐसे वो गलत है। अगर आपने बोरिंग करके पानी निकाल रहा है तो फिर आपको ड्रिप इरिगेशन पे आना चाहिए या आपको स्प्रिंकलर लगाने चाहिए जो पानी को बहुत थोड़ी मिकदार में देते हैं लेकिन हर फसल तक या हर पौधे तक पानी पहुंच जाता है। फिर जो खाले हैं उनको पक्का करना चाहिए। जो आपको अगला काम करना होगा, आपको सारे खाले पक्के करने चाहिए पाकिस्तान में ताकि पानी का ज़िया कम से कम हो। परवेज मुशर्रफ के दौर में यह हुआ था, यह आपको करना होगा। हर साल बाकायदा दुरुस्त तरीके से आपको भल सफाई करना होगी, यानी जितनी भी नहरें हैं उन सब की सफाई की जाए, हर साल की जाए। बाकायदा महकमा इसके ऊपर काम करे, लेकिन हमने भल सफाई कई कई साल होती हुई देखी ही नहीं है।